स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने रेड स्पॉट की बुक से जो है वो एंजाइम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। आज कुछ मजीद एमसीक्यूज जो है वो हम एंजाइम से रिलेटेड देखते हैं। तो चलें, यहाँ ये एमसीक्यूज नंबर 14 है। अ मेडिकल साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट 4 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट। यानी एक मेडिकल साइंटिस्ट है जो कि जो है वो इंसेक्ट्स की जो है वो 4 स्पीशीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी उनको स्टडी कर रहा है। अब ये 4 स्पीशीज कौन सी हो गई? स्पीशीज ए इंसेक्ट की, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी और स्पीशीज डी। यानी ये 4 स्पीशीज जो है वो स्टडी कर रहा है। उसमें कहता है ही नोज दैट वन फीड ऑन ह्यूमन ब्लड। यानी इन 4 में से ए बी सी डी, इन 4 में से एक ऐसी स्पीशीज है जो ह्यूमन ब्लड को फीड करती है। यानी वो क्या खाती है? हमें फूड के तौर पे किसको लेती है? वो ह्यूमन ब्लड को लेती है। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्लड को जो है वो फीड करते हैं। फीमेल मॉस्किटोज फीड करती हैं ह्यूमन के ब्लड को। एंड डेट द अदर फीड ऑन प्लांट, जबकि दूसरे जो है वो किसको फीड करते हैं? जबकि दूसरे फीड करते हैं प्लांट्स को। यानी इन 4 में से ए बी सी डी में इनमें कोई एक स्पीशीज ऐसी है जो किसको फीड करती है? वो फीड करती है इन ह्यूमन ब्लड को। एज द इंसेक्ट्स लुक सिमिलर, वो तमाम इंसेक्ट जो हैं वो कैसे लुक होते हैं? सिमिलर, मतलब अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो तमाम के तमाम जो हैं चारों के चारों देखने में एक जैसे हैं। जब चारों इंसेक्ट्स देखने में एक जैसे हैं तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि इनमें से ब्लड को, ह्यूमन ब्लड को सक करने वाला कौन सा है? तो उसने, साइंटिस्ट ने क्या किया? उसने ही इन्वेस्टिगेट द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन देयर गट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम। उसने इनके गट के अंदर, इनके एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे उनको जो है वो क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया कि इनके जो है वो गट के अंदर कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब आपको पता है कि प्लांट के पास तो स्टार्च होता है। प्लांट के पास क्या होता है? स्टार्च। और स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। तो वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते होंगे वो, तो उनके पास तो एमाइलेज होता है, क्योंकि स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेज है। जैसे हम भी प्लांट्स खाते हैं तो हमारे पास भी एमाइलेज एंजाइम है। लेकिन अगर वो एनिमल्स जो प्लांट्स को नहीं खा रहा है तो डेफिनेटली उनके पास तो एमाइलेज एंजाइम नहीं होगा। अच्छा, लाइपेज एंजाइम, जो एनिमल्स, अगर ब्लड के अंदर तो स्टार्च एंजाइम नहीं होता ना, ये ऐसे हमने उसको देखना है, क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स को जो ब्लड को पे फीड करता है, तो ब्लड के अंदर तो स्टार्च नहीं होता, तो इसका मतलब उस एनिमल के पास एमाइलेज एंजाइम नहीं होगा। ब्लड में लाइपेज होता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला, लिपिड होता है ब्लड में, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम उस एनिमल के अंदर, मतलब लाइपेज होगा। ब्लड के अंदर प्रोटीन होगा तो प्रोटीएज भी होगा। ब्लड के अंदर सक्रोज नहीं होता, ग्लूकोज तो हो सकता है लेकिन सक्रोज तो नहीं होता ब्लड के अंदर। सक्रोज तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर होता है। और जब हम सक्रोज खा लेते हैं तो सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि ब्लड में सक्रेज नहीं है तो उसके पास सक्रेज एंजाइम भी नहीं होगा। तो अब हमने इनमें से वो इन्हीं एंजाइम्स को देखकर हमने जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो ह्यूमन के ब्लड को जो है वो फीड करती है। तो पहले वाली में एमाइलेज है तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकती, ए नहीं हो सकती, क्योंकि ए में एमाइलेज एंजाइम मौजूद है। फिर अगर हम बी की बात करें, ए तो जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एमाइलेज एंजाइम मौजूद है। बी में जो है वो, बी में भी एमाइलेज एंजाइम मौजूद है, बी भी नहीं हो सकती। सी जो है इसमें एमाइलेज एंजाइम नहीं है तो ये हो सकती है। फिर सी में लाइपेज एंजाइम है, तो लाइपेज तो लिपिड ब्लड में होता है तो ये लाइपेज एंजाइम का होना यहाँ पर सी में सही है। प्रोटीन भी होता है तो प्रोटीएज एंजाइम का होना भी सही है। और इसमें सक्रेज भी नहीं है, सक्रेज भी नहीं, और सक्रेज भी ब्लड, सक्रोज भी ब्लड में नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ है? सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर इसमें तमाम ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्योंकि जो एनिमल को खाने वाला एंजाइम, ब्लड फीड करने वाला जो एंजाइम एनिमल होगा, उसके पास ना एमाइलेज होगा ना उसके पास क्या होगा? सक्रेज होगा, लेकिन ये दोनों होंगे। तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है इन द ग्राफ एक्स represent the relationship between the enzyme and the concentration of substrate under optimum condition and without an inhibitor। यानी जो x वाला ग्राफ है ये शो कर रहा है कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को शो कर रहा है जिसमें क्या है, जिसमें तमाम कंडीशन जो है वो ऑप्टिमम है, मुनासिब है, और उसमें कोई भी जो है वो इनहिबिटर भी यूज नहीं हुआ। तभी तो आप देखेंगे एक्स वाला रिएक्शन जो है वो क्या हो गया? वो बड़ा तेजी के साथ ऊपर की तरफ गया है। और एक खास टाइम पर पहुंचने के बाद जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा
सबस्ट्रेट की हाई हो जाती है और तमाम एक्टिव साइट बाइंड हो जाते हैं तो मजीद रिएक्शन में कोई इंक्रीज नहीं आता। तो देखें आगे चलकर क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया। तो ये हो गया एक्स। उसके बाद कहता है which curve represent the result when the same experiment is carried out with the presence of fixed low concentration of non competitive inhibitor। अगर हम थोड़ी सी फिक्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड कर देंगे तो इसमें से कौन सा जो है वो ए बी सी डी ई कौन सा शो कर रहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ जो रिएक्शन हो रहा है थोड़े नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ। तो ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ए आपने देखा है कि ए वाला जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड करने से होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल होता है और जैसे ही वो किसके साथ अगर उससे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हट जाए तो इसका रिएक्शन एक्स के तक पहुंच सकता है। लेकिन जो बी वाला है, बी वाला रिएक्शन ए एक्स और ए दोनों से कम स्लो हो रहा है और वो कभी भी जो है वो एक्स तक नहीं पहुंच सक रहा है। या देखो एक्स तक नहीं पहुंचा, उसकी वजह क्या है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो परमानेंटली इरिवर्सिबल जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो परमानेंटली बाइंड हो जाता है किसके साथ, एंजाइम के साथ जो है वो बाइंड हो जाता है। तो कभी भी वो रिएक्शन एक्स तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है। और सी वाले में अगर आप देखें तो सी वाला भी आगे चलकर जो है वो उसके साथ अटैच हो गया, यानी एक्स तक पहुंच गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी और ई तो बहुत हाई कंसंट्रेशन पे एंजाइम के काम करना शुरू कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही गलत होगा क्योंकि बहुत आगे से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। आपने इसमें से ही देखना था ए बी और सी में। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसमें सही ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट आ जाते हैं एन एसेंशियल फीचर ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इट्स इज इट्स एबिलिटी टू, यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एक एसेंशियल फीचर ये है कि वो किसके साथ बाइंड हो जाता है, वो ऑक्युपाई द एक्टिव साइड, वो एक्टिव साइड को ऑक्युपाई कर लेता है। वो तो सबस्ट्रेट को भी मॉडिफाई नहीं करता, ना वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ भी कंबाइन नहीं होता, वो एक्टिवेट एंड ऑपरेटर जीन, वो ऑपरेटर जीन को भी एक्टिव नहीं कर रहा है, और एलोस्टेरिक साइड पर तो वो अटैच होता ही नहीं है। तो ये सब तो जो है वो गलत हो गए। तो इसमें सबसे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑक्युपाई द एक्टिव साइड, वो एक्टिव साइड को ऑक्युपाई कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है द डायग्राम शो अ रिएक्शन विद एंड विदाउट एन एंजाइम, विद और विदाउट एन एंजाइम रिएक्शन। यानी एक यहाँ पर डायग्राम जो है वो एक रिएक्शन शो कर रही है जिसमें एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें हमने एंजाइम यूज नहीं किया और दूसरा रिएक्शन वो है जिसमें हमने एंजाइम यूज किया है। मिसाल के तौर पे ये जो पहला वाला जो कर्व आ रहा है जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये वो रिएक्शन है जिसमें हमने एंजाइम को यूज नहीं किया, ये एंजाइम को हमने यूज नहीं किया। और ये जो दूसरा वाला कर्व है जिसको मैं येलो से शो कर रहा हूँ, ये रिएक्शन वो है जिसमें हमने किसको इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने एंजाइम को इस्तेमाल किया है। और उसके बाद क्या बन गई, उसके बाद ये जो ये क्या बन गई, प्रोडक्ट बन गई है। अब देखें, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये क्या है, यहाँ पे लेके इसको अगर आप पूरा पोर्शन यहाँ पर देख लें तो ये जो ये शो हो रहा है ये क्या है, ये है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। यानी इस मिसाल के तौर पे इस रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए 100% एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी कितनी चाहिए थी, 100। अब आप देखें ये जो रेड वाला जो बगैर एंजाइम के हमने रिएक्शन कराया उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, तो उसने कितनी एनर्जी यूज की, मिसाल के तौर पे उसने 100 जो है वो एनर्जी यूज की। लेकिन जब हमने एंजाइम के साथ रिएक्शन कराया तो एनर्जी का लेवल कम हो गया, देखो इतनी एनर्जी पर काम हो गया, सिर्फ इतनी एनर्जी पर क्या हो गया, काम हो गया। यानी 50% एनर्जी कम हो गई। इसने तो 100 एनर्जी ली थी, अब एंजाइम ने क्या किया, 50% एनर्जी पर क्या कर दिया, काम कर लिया, जो एंजाइम के साथ रिएक्शन हुआ है। मतलब ये वही चीज शो कर रहा है कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एंजाइम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लोअर कर देता है। तो कहता है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यानी जो एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कौन सी वाली है, वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है बी। यानी बी वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है जो वो कौन सा वाला एंजाइम यूज कर रहा है, वो एंजाइम के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो बी, मतलब एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। जबकि एंजाइम के बगैर जो रिएक्शन हो रहा है वो आप देखेंगे वो डी है, पूरी उसके अंदर पूरी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या है, डी। यानी यहां से लेके यहां तक एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, यानी पूरी 100 ए और बी को प्लस कर दें तो ये क्या हो रहा है, ये डी है। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी जो है वो 50%, और ये एंजाइम को जो एनर्जी चाहिए वो 50%, 100। यानी इसको तो पूरी जो बगैर एंजाइम के जो रिएक्शन हो रहा है उसको तो पूरी 100% एनर्जी ऐसे चाहिए, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी, मतलब ये पूरा डी। जबकि एंजाइम इसकी हाफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है और वो हाफ एनर्जी क्या है, वो है बी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा बी।
इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम इलस्ट्रेट एनर्जी चेन इन एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन, यानी एक एंजाइम जब एक रिएक्शन को कंट्रोल करता है तो वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी में कितना चेंज लेकर आता है। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लोअरिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो शो कर रहा है कि लोअरिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्स, एक्स में तो ये प्रोडक्ट है, ये तो नहीं हो सकता। वाई, वाई तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एंजाइम है, यानी एंजाइम एंजाइम के साथ जो रिएक्शन होगा उसमें कितनी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी चाहिए, वाई तो इसको शो कर रहा है। अगर हम जेड की बात करें तो जेड शो कर रहा है ओवरऑल एनर्जी इस रिएक्शन को कितनी चाहिए, वो जेड शो कर रहा है। हाँ पे डी में कह रहा है जेड माइनस वाई, यानी टोटल जो एनर्जी चाहिए थी इस रिएक्शन को कराने के लिए, मिसाल के तौर पे वो 100 थी और उसको हम किससे शो कर रहे हैं, जेड से। और एंजाइम को जो एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन कराने के लिए वो कितनी थी, 50। तो 100 में से आप 50 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, 50। तो मतलब एंजाइम ने कितने परसेंट एनर्जी जो है वो लो कर दी, एंजाइम ने इस रिएक्शन को कराने के लिए कितने परसेंट एनर्जी लो कर दी है, 50% एनर्जी इस एंजाइम ने लो कर दी है इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। यानी जेड में से आप, ये जेड मतलब टोटल एनर्जी में से वो एनर्जी जो एंजाइम ने यूज की आप उसको माइनस कर दें, तो इसका मतलब वही एनर्जी है जो एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम ने जो लो की है किसमें, टोटल एनर्जी में से। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। द रिएक्शन रेट ऑफ स्लावरी अमाइलेज ऑन स्टार्च डिक्रीज एज कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज रिड्यूस, यानी अगर आप क्लोराइड आयन को रिड्यूस कर रहे हैं तो जो स्लावरी अमाइलेज है, हमारे स्लाइवा में जो अमाइलेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लोराइड आयन, इसमें से वो कौन से ऑप्शन है जो क्लोराइड आयन का जो है रोल बता रहा है। क्लोराइड आयन इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर, हमें पता है कि क्लोराइड आयन एलोस्टेरिक इनहिबिटर नहीं है। फिर कहता है कि क्लोराइड आयन कोएंजाइम, क्लोराइड आयन जो है वो कोएंजाइम नहीं हो सकता क्योंकि कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा क्लोराइड आयन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो हमें पता है कि क्लोराइड आयन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर भी नहीं है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर भी नहीं है। क्लोराइड आयन कोफैक्टर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कोफैक्टर की जो है वो डिफरेंट आपने टाइप पढ़ी है। कोफैक्टर में कोएंजाइम भी आ जाता है, कोफैक्टर में आपका जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आ जाता है, कोफैक्टर में एक्टिवेटर भी आ जाता है। तो एंजाइम क्लोराइड आयन हमने पढ़ा है किसमें होता है, एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है, यानी किसी एंजाइम का जो है वो एक्टिव करता है उसकी एक्टिविटी को। तो अगर क्लोराइड आयन स्लेवरी अमाइलेज के लिए एक्टिवेटर है, तो अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आप कम करोगे तो स्लेवरी अमाइलेज का फंक्शन भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है कोफैक्टर। यानी अब डायरेक्ट यहाँ पर एक्टिवेटर भी दे सकते थे, यहाँ पर क्या आ सकता था, एक्टिवेटर भी आ सकता था। अगर कोफैक्टर और एक्टिवेटर दोनों दे देते तो आप फिर किसको टिक करते, मोर मोर क्लोजली जो है वो क्या होता, एक्टिवेटर होता। लेकिन अब ये एक्टिवेटर नहीं दिया, सिर्फ कोफैक्टर दिया हुआ है, और आपको पता है एक्टिवेटर भी कोफैक्टर की टाइप है, तो यहाँ पर आप किसको क्लिक करोगे, कोफैक्टर को। लेकिन कोफैक्टर के साथ अगर ई में दे दिया होता एक्टिवेटर, तो फिर आप किसको आप किसको सही ऑप्शन मानते, आप एक्टिवेटर को सही ऑप्शन मानते। इसके बाद कहता है which of the following is an example of feedback inhibition in a metabolic pathway, इसमें से कौन सा जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे में फीडबैक इनहिबिशन हो सकता है। आपको पता है कि फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी जो है वो क्या करती है, वो इनहिबिट करती है। तो सबसे पहले कह रहा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड इरिवर्सिबली टू द सबस्ट्रेट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो आपको पता है कि वो इस तरीके से जो है वो इनहिबिटर बाइंड इरिवर्सिबली, अगर वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाएगा तो वो फीडबैक इनहिबिशन नहीं होती, क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन में रिवर्सिबली बाइंड होता है, वो वापस वहां से हट जाता है। एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन स्लो डाउन एज अ एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट, यानी एंड प्रोडक्ट जब ज्यादा हो जाएगी तो एंजाइम जो रिएक्शन कंट्रोल कर रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और यही जो है वो सही क्या है, ये फीडबैक इनहिबिशन का मेटाबॉलिक पाथवे है। तो इसमें ये ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, सही होगा। देखो इसमें बाकी किसी में भी एंड प्रोडक्ट का जिक्र नहीं किया गया। जब फीडबैक इनहिबिशन की बात होती है तो उसमें एंड प्रोडक्ट का लाजमी तौर पे क्या किया जाएगा, जिक्र किया जाएगा। इसका की पॉइंट जो है वो क्या है, एंड प्रोडक्ट है। तो बी ऑप्शन में एंड प्रोडक्ट का जिक्र किया गया है उसके लिहाज से, तो इस वजह से इसका सही ऑप्शन जो हम मानेंगे वो कौन सा होगा, वो बी होगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखें 25 है, द कर्व शोज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम विद और विदाउट इनहिबिटर। इसमें जो है वो कर्व जो शो कर रहा है 1 2 3, ये शो कर रहा है एंजाइम्स का रिएक्शन है इनहिबिटर के साथ और इनहिबिटर के बगैर। व्हाट डू द कर्व शो, यानी 1 कर्व क्या शो कर रहा है, 2 कर्व क्या शो कर रहा है, 3 कर्व क्या शो कर रहा है। पहला कर्व शो कर रहा है कि ये ऐसा रिएक्शन है जो बगैर किसी इनहिबिटर के हुआ है, तभी तो आप देखें इतना ऊपर तक गया है ये रिएक्शन जल्दी से, मतलब ये इसकी रिएक्शन की जो स्पीड है वी मैक्स जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है। फिर दूसरा वाला आपको पता है, दूसरा वाला जो है वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के साथ है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है रिवर्सिबल होते हैं और वो अगर उनको हटा दिया जाए तो वो जो है वो नॉन मतलब बगैर जो इनहिबिटर के रिएक्शन होगा उसके बराबर आ सकते हैं। और तीसरा जो है वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। आपको पता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो इरिवर्सिबली जो है वो बाइंड हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ, एलोस्टेरिक साइड के साथ, और वो परमानेंटली बाइंड होते हैं, तो हमेशा उसकी एक्टिविटी स्लो ही रहेगी, उसकी एक्टिविटी कभी भी जो है वो मतलब नॉन इनहिबिटर के बगैर वाली रिएक्शन तक नहीं पहुंच सकती। तो इसमें यहाँ दे दिया है 1 2 3। तो पहले वाला जो है वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, सही। पहले वाला जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर नहीं है, पहला तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, यानी नॉर्मल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर सी में आ रहा है पहली वाली नॉर्मल एक्टिविटी है, दूसरा वाला कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, तीसरा वाला नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। असल में ये जो आप इनकी प्रैक्टिस करते हो ना एमसीक्यूज की, ये आपकी एक तरीके की नेट प्रैक्टिस होती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो करोगे इन एमसीक्यूज की, उतना ही ज्यादा आपको जब एग्जाम एमसीक्यूज आप एमकेट के एग्जाम में आप बैठोगे तो आप इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे और आप ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकोगे इन एमसीक्यूज को। The diagram represent a reaction with and without enzyme। फिर यही वाली वो वाला एक दफा फिर उसी तरीके का जो है वो एक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। What is the activation energy of the energy of the enzyme catalyze reaction। यानी जो एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है। ए वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपको पता है कि ये तो उसकी है जो एंजाइम अनकैटालाइज, यानी जिसको एंजाइम जिस रिएक्शन को नहीं करा रहा, वो ए वाला तो ये है। और बी वाला जो है ये कौन सा है, ये वो एनर्जी है, बी वाली जो एनर्जी वो है जो जिसको कौन कैटालाइज करा रहा है, जिस रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज करा रहा है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। और डी वाली क्या है, डी तो टोटल ओवरऑल एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए चाहिए, सही ना। यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है विच ग्राफ शो द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो एंजाइम एक्टिविटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की सिंपल सी बात याद रखो कि कौन सा ग्राफ किसको शो करता है। अगर कोई इस तरह से ग्राफ आ जाए यूं, तो ये ग्राफ हमेशा टेम्परेचर को शो करता है, क्योंकि जीरो से कोई एक टेम्परेचर ने काम स्टार्ट किया, फिर 10 पर बढ़ा, 20 पे बढ़ा, 30 पर बढ़ा, 30 और 40 के दरमियान में ये ऑप्टिमम मैक्सिमम पर चला गया, उसके बाद 50 से ये नीचे आना शुरू हो गया। यानी ऐसा जब भी कोई ग्राफ आएगा तो ये ग्राफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का नहीं होगा, ऐसा ग्राफ हमेशा टेम्परेचर के लिए होगा, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो इस ग्राफ की कोई शेप ही देखकर याद रख लेना, ये तो टेम्परेचर है। हाँ, इस तरह का जब आपको कोई ग्राफ मिलता है ऐसे, ये यानी एंजाइम की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, लेकिन जब तमाम एक्टिव साइट सेचुरेट हो जाएंगे तो मजीद एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, अब ये जो है वो एक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, लो नहीं होगी, लो होती तो ये नीचे जाता, अब ये बस एक कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा जब भी आपको ग्राफ मिले, जो बी वाला ग्राफ, आप समझ जाएं ये सब एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो किसके जो है वो रिलेटेड देख रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक खास लिमिट तक। ये बी वाला जो है यहाँ पर सही है। सी वाला तो ये ग्राफ ऐसे ही सही नहीं है। और इस तरह से जो कंटिन्यू एक्टिविटी बढ़ रही है, ये ज्यादातर एंजाइम कंसंट्रेशन के लिए ग्राफ बनता है। ये जो होता है एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी इन ग्राफ की शेप देखकर भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि कौन सा ग्राफ कौन से फैक्टर के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है। तो और अगर पीएच के लिए बात होती है तो आपको पता है पीएच जो है वो ऐसे नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं मजीद आपको कुछ एंजाइम से रिलेटेड ही जो है वो एमसीक्यूज कराऊंगा। वो लास्ट क्लास होगी जो है वो एंजाइम से रिलेटेड एमसीक्यूज की। उसके बाद फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो हम किसी दूसरे टॉपिक से जो है वो स्टार्ट करेंगे।